आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन को समझने से पहले आइए पहले एक एनिमेशन देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने एसपीएम मलेशिया आईपीटीवी के चैनल से उठाई है जिसका नाम है थर्मियोनिक एमिशन। इसमें क्या है, लेट से मेरे पास एक मेटल है, उस मेटल के अंदर उसके बेसिकली मेटल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि मेटल है, इसके अपने ये न्यूक्लियस हैं, बड़े बड़े जो गोल दायरे आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो छोटे छोटे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इन एटम्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जब ये एक मेटल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, जाहिर है कुछ फ्री मेटल है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब जब मैं इस मेटल को हीट करूँगा यानी इसको गर्म कर दूंगा, आग लगा दूंगा इसके नीचे, तो फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, इस मेटल से ना बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। अगर हर एक को उतनी एनर्जी दे दी गई कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको इतनी एनर्जी मैं दे दूं कि वो इस कि मतलब वो इस पूरे मेटल सरफेस से या मेटल से बाहर जा सकते हैं, तो वो सारे बाहर चले जाएंगे। लेकिन जिनको एनर्जी मिल जाएगी इतनी, जिनको मतलब गरमाइश जो है, हीट एनर्जी यानी मिल जाएगी, तो उससे ये लोग क्या कर देंगे, बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी एनिमेशन है, हीट दे रहे हैं तो हीट जाने से क्या हो रहा है, ये बाहर को इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि थर्मियोनिक एमिशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है by which the electrons are emitted from the surface of a metal when external heat energy is applied। कि जब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, किससे, सरफेस में से, किसके, मेटल के। और तो कब होता है, जब इसको हीट एनर्जी दे देते हैं। अब जैसे ये एक डायग्राम थी जिसमें ये मैंने एक मेटल ले लिया था और इसके नीचे मैंने क्या करना शुरू कर दिया, इसके नीचे आग यानी हीट एनर्जी देना इसके शुरू कर दी। अब हीट एनर्जी देने से क्या हो गया कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट वाले हैं क्या हैं, ये बेसिक काले काले ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि बड़े बड़े क्या हैं, ये क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। और मैंने क्या किया, मेटल को क्या की हीट एनर्जी दी, और वो हीट एनर्जी जो है, उस हीट एनर्जी की वजह से क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आना, इमिट होना शुरू हो गए हैं। अब ज़रा देखते हैं कि अंदर ऐसा क्या हो रहा है। लेट्स से मेरे पास एक एटम है, जैसे कि ये एक एटम है, न्यूक्लियस जमा इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है हमारे पास, एटम। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जैसे ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है। लेट्स से ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस है, और इसके अंदर मैंने लेट्स से मैं लिख देता हूँ एन। एन का मतलब न्यूक्लियस। किसी भी, मैं जर्नल ले रहा हूँ, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको हम शेल कहते हैं। अब ये जो शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और जिस तरह पहले में दो, फिर अगले में आठ, और फिर आखिरी वाला जो फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ, ये जो कि कोई भी आखिरी शेल होता है, लेट से ये जो है, अब इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है जिसको जो कि घूम रहा है आखिरी शेल में, वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, जो आखिरी शेल में मौजूद होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस हैं ये आपस में एक फोर्स के साथ अटैच होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बेसिकली ऐसी फोर्स होती है जो कि चार्जेस के दरमियान होती है, जो कि बेसिकली न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। अब जैसे ये एक एटम है ना, इस तरह जो कोई भी एक मेटल है उसके अंदर मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। अब ये जो एटम है ये आपस में भी बॉन्ड होते हैं। अब चूंकि ये मेटल की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसी बॉन्डिंग जो कि मेटल के एटम्स के दरमियान होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और इसके आगे मैं लिख सकता हूँ कि बेसिकली ये क्या है, बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ कौन से, मेटल। अब ये जो बॉन्डिंग है ये बेसिकली क्या करती है कि ये एटम्स को आपस में रखती है। इसी तरह ये जो फोर्स है बेसिकली ये न्यूक्लियस को इस एटम के करीब रखती है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दूं कि उतनी एनर्जी लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाए, यानी इस सरफेस से या इस एटम से, इस न्यूक्लियस से आज़ाद हो जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, यानी ये क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ
कि ये मेरे पास इस न्यूक्लियस से बाहर चला जाए और वही एनर्जी मैं बाकी भी किसी इलेक्ट्रॉन को दे दूं तो फिर जाहिर है वो भी चले जाएंगे। सिमिलरली जो हीट मैं दे रहा हूँ बेसिकली मैं कितनी दे क्यों दे रहा हूँ कि हीट देने से इनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये इस एटम से आज़ाद हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा मिलेगी तो ये इस मेटल की जो सरफेस है इससे भी आज़ाद होके बाहर चले जाएंगे, जैसे हमने एनिमेशन में देखा था। अब ये मिनिमम एनर्जी जो है जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है न्यूक्लियस से बाहर या सरफेस से बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को अगर हम लिखें तो क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन मेटल। तो ये क्या है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालती है किसी भी सरफेस से, किसके, मेटल के। अगेन यहाँ पे मैं फिर बताता चलूँ कि जो मेटल है ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से आज़ाद हो जाते हैं, उनके घूमने इर्द गिर्द, यानी उसके न्यूक्लियस जो सॉरी शेल होता है ना, उससे आज़ाद हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये किसी मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं तो बेसिकली वो मटेरियल क्या है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अभी दरमियाने मिशन है, ये जो बाहर निकलना है इलेक्ट्रॉन का, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आइए उनको देखते हैं। अब अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो मैंने आग जलानी है इसके नीचे ना, अगर मैं ज़्यादा आग जला लूं, फिर अब ज़्यादा आग जलाऊंगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यानी ये जो ब्लैक ब्लैक हैं ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों ज़्यादा बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एनर्जी ज़्यादा दे दी है, हीट ज़्यादा दे दी है, आग ज़्यादा लगा दी है। यानी जो पहला फैक्टर है, हीट ज़्यादा करने का क्या मतलब है, जो मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर है, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर विल क्या करेगा, वो मोर इलेक्ट्रॉन विल इमिट, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देगा, इमिट करना शुरू कर देगा, बाहर फेंकना शुरू कर देगा। अब जैसे ये आपके पास एक मटेरियल है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, भला कहाँ से लेके देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ से बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकल रहे हैं, लेकिन अगर ये लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती फिर दो और भी आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या है कि मैं अगर सरफेस एरिया को बढ़ा रहा हूँ मेटल का या मटेरियल के, तो क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी बाहर ज़्यादा आना शुरू हो गए, जैसे मैंने कर दिया, ये सरफेस बढ़ाई है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर आ जाएंगे। तो यानी जो अगला फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल, जो कि सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं सरफेस एरिया को बढ़ाऊंगा, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब क्यों, जाहिर है अब एटम बढ़ गए ना, एटम बढ़ने से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो गए, तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं मेटल ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई और मटेरियल क्यों यूज़ नहीं कर रहा। तो जो तीसरा फैक्टर है वो बेसिकली मटेरियल का है। मैं मेटल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आइए चलते हैं उसकी तरफ। अब जो तीसरा फैक्टर है वो नेचर ऑफ मटेरियल है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। एक तस्वीर आपके सामने मैंने रखी है। बेसिकली हमारे पास जो मटेरियल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं इंसुलेटर्स, एक होते हैं कंडक्टर्स, और एक होते हैं सेमी कंडक्टर्स। अब जो इंसुलेटर होते हैं, अगर मैं उनके उसके एटम की बात करूं, तो जैसे कि अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर ले आऊँ, जैसे पहले लाया था मैं, तो लेट से मेरे पास ये एटम है, ये इसका कोई न्यूक्लियस है, यानी एन फॉर न्यूक्लियस, मैं एन लिख देता हूँ यहाँ पे, एन फॉर न्यूक्लियस। जैसे पहले भी बताया था मैंने, इसके इर्द गिर्द, ये कोई भी जनरल मैं ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये कौन सा है। अब इसके इर्द गिर्द क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव रिवॉल्व कर रहे हैं शेल में। शेल वो पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इसने पकड़ा हुआ है एक फोर्स के साथ, जैसे मैंने बताया वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब जाहिर है इसको भी पकड़ा हुआ है, इसको भी, और एक फोर्स के साथ दोनों ने एक दूसरे को, मतलब एक फोर्स के साथ ये एक स्ट्रक्चर कायम है हमारे पास। इन सारों ने, न्यूक्लियस ने बेसिकली इन सारों को अपने पास रखा हुआ है। अब क्या है कि जो इंसुलेटर होता है ना,
उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि इनको अगर मैं मतलब इनको इतनी एनर्जी में दे ही नहीं सकता कि ये इस न्यूक्लियस से बाहर चले जाएं। वो एनर्जी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये जो है न्यूक्लियस की सरफेस से, न्यूक्लियस से आज़ाद होना शुरू हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी इंसुलेटर का क्या इशू है कि उनको मुझे इतनी एनर्जी में दे नहीं सकता, यानी नो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन के पास होती है कि वो इससे बाहर जा सकें। अगर हम दूसरी जानिब बात करें कंडक्टर्स की, तो जो कंडक्टर होता है, यहाँ पे मैं कंडक्टर्स के लिए भी बात कर लेता हूँ। अब आप कहेंगे ये तो वही स्ट्रक्चर है, असल में मैं सिर्फ समझाने के लिए ये आपको ला रहा हूँ कि ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एंड वाले होते हैं ना, या जो मतलब एक कोई भी मटेरियल होता है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऑलरेडी आज़ाद होते हैं, या उनको बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद वो आराम से आज़ाद हो जाते हैं। यानी कंडक्टर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कंडक्टर्स में क्या हो रहा है, यानी कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको दे रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से बाहर निकल रहा है, आराम से मतलब फ्री हो रहा है। और वो जब फ्री होंगे तो जाहिर है वो सरफेस से भी फिर बाद में तो एनर्जी मिलने से निकल जाएंगे। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये अक्सर हम लोग कौन से उठाते हैं, ये ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। अब मेटल से क्या मतलब कि उनके आखिरी शेल में ना एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पे ना इस केस में चले कुदरती तौर पर एक है, देखें ये आखिरी शेल में इसका कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालना हमारे लिए बड़ा इजी होता है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं आसानी से कि उसको थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इतनी एनर्जी, सफिशेंट एनर्जी हम इसको दे देते हैं कि ये बाहर निकल जाता है। तो मेटल्स कौन से होते हैं जिनके आखिरी शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उनको निकालना आसान होता है। तो इस वजह से ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनको ही हम ज़्यादातर तरमियान कमीशन के लिए यूज़ करते हैं। अब जब सेमीकंडक्टर की बात हम करें, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं बाउंड होते हैं हमारे पास, और इसके अलावा जो कंडक्ट मतलब उन वो मतलब इतने ज़्यादा मतलब वो बाउंड भी नहीं होते, जैसे कि इंसुलेटर में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते ना, सेमीकंडक्टर में निकल आते हैं, लेकिन ये है कि वो बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन। बाउंड से मतलब देखें कि अगर उनको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेटल देंगे, तभी वो क्या होंगे, बाहर आएंगे। लेट्स से ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो बाउंड है। बाउंड होने का मतलब कि बंधे में, तो क्या है कि उनको अगर मैं एनर्जी दूंगा तभी वो बाहर जाएंगे। और वो एनर्जी जो है वो मुझे कंडक्टर से ज़्यादा देनी पड़ेगी तभी वो जाएंगे। यानी वो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो जो कंडक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं प्रेफर कौन सा करता हूँ, कंडक्टर्स को प्रेफर करता हूँ। और कंडक्टर में भी जो बेसिकली क्या है, मेटल हैं, मेटल जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यानी हीट देने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। अब लेट से मैं एक मटेरियल ऐसे ही बना दूं मेटल का, जिसको मैं यूं शेप दे के उसको क्या करूं कि बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं। बैटरी क्या करेगी कि वो बेसिकली क्या पैदा करती है, करंट। तो करंट क्या होगा कि जब इससे पास होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैसे बाय द वे बैटरी का निशान है। अब जब करंट इससे पास होगा तो क्या होगा, इसके अंदर गर्माइश पैदा होगी। गर्माइश से क्या होगा कि इसको हीट मिलेगी, हीट की वजह से जो ये मटेरियल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये आपको बाहर ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यह एक ऐसा मटेरियल जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हैं, जिसकी शेप इस तरह करके है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये क्या है हमारे पास, फिलामेंट। और ये फिलामेंट अक्सर हम क्या करते हैं, बल्ब्स में भी यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर ये जो बल्ब में हमारे पास फिलामेंट यूज़ होता है, ये जिस मटेरियल से बनाया जाता है वो मटेरियल बेसिकली कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, टंगस्टन। अब टंगस्टन को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलता है। मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम हीट भी कर देंगे ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आग भी लगा देंगे, फिर भी ये मतलब इतना आसानी से नहीं पिघलेगा।
और जहाँ तक फिलामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिलामेंट के लिए जो मैंने बात की है आपसे, वो ये किया है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फिलामेंट को करंट दे रहे हैं, करंट से हीट पैदा हो रहा है, हीट के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास इतनी एनर्जी आ गई है, तो उस एनर्जी से क्या हो जाएगा, वो इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, ये फिलामेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। जैसे गन में गोलियां बाहर आती हैं, तो ऐसे ये जो गन है ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रही है। तो ऐसी गन जो इलेक्ट्रॉन निकालती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। तो आज हमने थर्मियोनिक एमिशन के बारे में पढ़ा।